हेलो मेरे प्यारे बच्चे, तो स्वागत है हमारे आज के सेशन में। आप सबको बता दें कि इकोनॉमिक्स के जो चैप्टर 1 है, क्लास 10 के बच्चे जो इस बार एग्जाम देंगे बिहार बोर्ड से, उनके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो आप लोग यहाँ पर ऑलमोस्ट देख चुके होंगे कि इकोनॉमिक्स जो चैप्टर 1 है, जिसका नाम है अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास, और इसके सब्जेक्टिव प्रश्न, लघुत्तरीय प्रश्न जितने सारे आपका चैप्टर 1 का एक बनने वाला है, हम पूरा आपको यहाँ पे कंप्लीट लेकर आए हैं। तो आपको बता दें यहाँ पे कि पिछला जो सेशन चला था उसमें हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन तक देखे थे। इस चैप्टर से टोटल आपका 25-26 क्वेश्चन टाइप किया गया है। तो आज इस चैप्टर के हम लोग समाप्त करेंगे, एक एक क्वेश्चन को देखेंगे। और जिन लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे, द फाइनल क्लासेस के नाम से है, और आराम से वहां पर जाकर के आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिएगा, तो वहां से आपको पीडीएफ नोट्स दे दिए जाएंगे। क्लियर? तो जैसा कि आपको बता दें कि पिछला जो लेक्चर था उसमें हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन को देख चुके थे। आज हम लोग देखेंगे 16 नंबर क्वेश्चन से। क्लियर? आगे थोड़ा सा देखते हैं इस चीज को। ये हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन लास्ट देखे थे पिछला क्लास में, और आज हम लोग देखिए यहाँ पे 16 नंबर क्वेश्चन को देखने वाले हैं। क्लियर? तो देखिएगा 16 नंबर, देखिए क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, थोड़ी सी बात को ध्यान से समझिएगा, एक एक क्वेश्चन को। क्लियर? चलिएगा, तो आपका देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, थोड़ा सा समझिएगा बाबू। ओके, देखिए आपका जो क्वेश्चन यहाँ पे है बाबू मोरे, ये जो आपका क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन कह रहा क्या कि कृषि जनित, क्या बुआ मोरे, कि कृषि जनित उद्योग किसे कहते हैं। भैया उद्योग का मतलब कल कारखाना कंपनी होता है, लेकिन अब कह रहा है कि कृषि जनित उद्योग कैसे किसे कहते हैं। तो सिंपल सी आपको बातें यहाँ पे बता दिया गया है, वर्ड में देख लीजिए, आपका इसका मतलब छिपा हुआ है कृषि जनित उद्योग। तो ऐसा उद्योग जिसमें कृषि का, खेती बाड़ी का भैया मेरा इस्तेमाल होगा, है ना जी। तो चलिए हम लोग पढ़ते थोड़ा सा। तो कह रहे हैं कि ऐसा उद्योग जो कृषि उत्पादन पर आश्रित हो। लीजिए आगे वही बातें, ऐसा उद्योग कल कारखाना कंपनी जो किस पर आधारित हो, तो वो हमारे कृषि उत्पादन पर आधारित हो, या जिनके उत्पादन में कृषि से कच्चा माल आता हो, बिना कृषि के कच्चा माल आए वो आपका चलने वाला उद्योग नहीं है। अब सुना, तो उसे हम लोग कृषि जनित उद्योग कहते हैं। ऐसा उद्योग जो बउआ मोरे आपका कृषि पर ही निर्भर हो, कृषि का कच्चा माल आएगा तो उससे भैया मोरे पक्के माल तैयार होंगे, तो उस उद्योग को हम लोग क्या बोलते हैं बउआ मोरे, कृषि जनित उद्योग के नाम से जानते हैं। क्लियर? अब जैसे ले लीजिए, अब बताइए आम से अचार बनाना। अब एक बात बताइए, अचार बनता है तो भैया अचार क्या, जब तक आम होगा नहीं, आम का खेती, जब तक आम का फसल होगा नहीं, तब तक तो अचार बनेगा नहीं। उसके बाद भैया हमारे देखिए टमाटर, देखिए टमाटर से चटनी बनाना या फिर ये सॉस बनाना, साथ ही साथ जो हम लोग तिलहन, जो तिलहन से तेल मिलता है, सरसों तेल, वो तेल भी अगर आपका मशीन में चल रहा है, तो भैया मशीन अगर चल रही है, खाली जो बन रहा है, पशु चारा जो बन रहा है भैया, वो जब तक तिलहन होगा नहीं तब तक पशुओं के लिए खाली बनेगा नहीं और वो कंपनी चलेगा नहीं। तो ऐसा उद्योग, बात समझिए, बहुत आसान सा टॉपिक है। ऐसा उद्योग जो कृषि पर आधारित हो, कृषि के कच्चे माल आएंगे तो भैया उसका काम चलेगा, नहीं आएगा तो उसका काम
बंद हो जाएगा। तो उसको क्या बोलेंगे? कृषि जनित उद्योग। इसमें रटने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि नाम में देखिए इसका मतलब छिपा हुआ है। बोलिए रहा है कृषि जनित उद्योग, तो आप लोग को पता है कि कृषि का मतलब होता है खेती बाड़ी से संबंधित चीजें, ओके, फसलों से संबंधित चीजें। तो ऐसा उद्योग जो कृषि पर आधारित हो, खेती बाड़ी पर आधारित हो, फसलों पर आधारित हो, उसको क्या बोलते हैं? कृषि जनित उद्योग बोलते हैं। क्लियर हुआ? ओके, समझ में आई बातें? ओके, क्लियर? जिन लोगों को ये टॉपिक क्लियर हो गया एक बार कमेंट कर देंगे। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिएगा जरा सा, हम लोग नेक्स्ट देखते जरा सा। नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या कह रहा है? एक सेकंड वेट कीजिएगा। चलिए आगे देखते जरा सा। ये 16 नंबर क्वेश्चन आपका हो गया। अब हम लोग देखेंगे 17 नंबर क्वेश्चन का। ओके, चलिए थोड़ा सा देखते हैं। ये 22 नंबर खुल गया जी। ये आपका कितना नंबर है? 14, 15, 16, 17। चलिए हम लोग अभी 16 नंबर क्वेश्चन तो कंप्लीट कर लिए। अब हमारी बारी है 17 नंबर क्वेश्चन की। तो देखिए 17 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। ओके, ध्यान दीजिएगा। देखते हैं जरा सा 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका। देखिए यहां पे आपका देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। यहाँ पे थोड़ी सी बात को ध्यान समझिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जामिनेशन में आया हुआ है। थोड़ी सी बात को समझिएगा। और हमने आपको चैप्टर जब डिटेल पढ़ाया तो उसमें इसको पढ़ाया भी है। ओके, ध्यान दीजिएगा। इधर कह रहा हुआ क्या कि नरेगा का पूर्ण रूप लिखिए। देखिए 2015 में एक क्वेश्चन आया हुआ है। नरेगा, एक होता है मनरेगा, एक होता है नरेगा। तो नरेगा कह रहा है कि नरेगा का पूर्ण रूप लिखिएगा। ओके, समझिए थोड़ी सी बात को। तो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, इसका पूर्ण नाम है हिंदी में। अगर इंग्लिश में देखिए एन से, देखिए एन, देखिए NREGA, नरेगा। इसका पूर्ण नाम पूछ रहा है तो नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। इसका पूरा नाम क्या होता है भैया हमारे? तो भैया हमारे नेशनल आपका रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। हिंदी में अगर इसकी बात करेंगे तो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। अब इसके तहत क्या होता है? तो देखिए ये इसके तहत एक योजना शुरू की गई थी। इसके तहत एक योजना शुरू की गई थी, और इस योजना के तहत क्या होता है? तो मजदूरों को काम दिया जाता है, मजदूरों को काम दिए जाते हैं। और बाद देखिए इसको संक्षेप में हम लोग क्या कहते हैं? नरेगा, और इंग्लिश में भी इसको क्या बोलेंगे? नरेगा कहते हैं। क्लियर हुई बातें? ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या समझ में आ गया क्या? 17 नंबर समझ में आ गया क्या? आगे चलते हैं जरा सा, ध्यान दीजिएगा। आगे देखते हैं जरा सा 17 का देखिए 18 नंबर क्वेश्चन की तरफ देखते हैं जरा सा। लीजिए 18 में देखिए क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, थोड़ा सा समझिएगा इस चीज को। कह रहा हुआ यहाँ पे सार्वजनिक वितरण प्रणाली से क्या समझते हैं? सार्वजनिक वितरण प्रणाली। अब एक बात बताओ, सार्वजनिक के मतलब होता क्या है? एक वर्ड आपका निजी आएगा, एक आपका सार्वजनिक आएगा। तो सार्वजनिक का मतलब होता है कि कोई ऐसा जगह, कोई ऐसा वस्तु जिसका केवल एक आदमी का जिस पर अधिकार न हो, बल्कि पूरे समाज, पूरे समुदाय,
पूरे सरकार, पूरे मानव जाति, श्रमिकों, मजदूरों, सबका अधिकार हो, उसको क्या बोलते हैं? सार्वजनिक। जैसे मंदिर, मस्जिद, रेलवे स्टेशन, ट्रेन, प्लेटफॉर्म, सब चीज। ओके, ध्यान दीजिएगा। लेकिन अगर ये बोर्ड की बात करेंगे तो ये बोर्ड मेरा निजी है, इस पर मेरा अधिकार है। ओके, क्लियर? आगे चलते हैं। तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली से क्या समझते हैं, इसका मतलब थोड़ा समझिएगा। तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली ऐसी प्रणाली है जिसके तहत क्षेत्र के नागरिकों को खाने के लिए रोटी उचित सरकारी दर पर उपलब्ध हो, ताकि गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले हर व्यक्ति भी निर्धारित कैलोरी की मात्रा को प्राप्त कर सके। मतलब समझिएगा, मतलब यहाँ पे ये है कि ये भैया मेरे इस प्रकार के प्रणाली, वितरण के मतलब होता है बांटना, सार्वजनिक मतलब सभी को, अब प्रणाली का मतलब प्रक्रिया, मतलब प्रोसेस। तक कहने का मतलब कि इस प्रणाली के तहत, इसके तहत, सार्वजनिक वितरण के तहत सभी गरीबों को, सभी सार्वजनिक लोगों को, सभी आम नागरिकों के पास क्या करना, तो अनाजों को पहुंचाना, भोजन को पहुंचाना, रोटी उनके तक पहुंचा देना, ताकि वो भी उचित दर पर। मतलब जैसे आप लोग सुनेंगे कोटा वोटा में माल आता है ना जी, चावल गेहूं कोटा मिलता है, वो सब क्या है, तो इसी के अंतर्गत आता है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत आते हैं। तो उसमें होता क्या है भैया कि देखिए, जिसके तहत होता क्या है कि क्षेत्र के नागरिकों को, जो असहाय है, उन नागरिकों को खाने के लिए रोटी उचित सरकारी दर पर, 2 रुपए, 3 रुपए, 5 रुपए, ऐसे उचित सरकारी दर पर उनको उपलब्ध करा दिया जाए, ताकि गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले जो भी लोग हैं, हर एक व्यक्ति भी उचित मात्रा में अपने बॉडी के लिए कैलोरी की मात्रा उनको मिल जाए। नहीं तो क्या होगा कि आगे चल के वो पोषण के शिकार होंगे, और पोषण के शिकार होंगे तो फिर गवर्नमेंट की पैसा उनमें लगेंगी। समझ पाए? तो सरकार की एक ऐसी प्रणाली, सरकार की एक ऐसी योजना जिसमें लोगों तक उनके भोजन को वितरण करने का, भोजन को देने का एक वायदा किया जाता है, जिसमें हर एक गरीब व्यक्ति लोग क्या करते हैं, उनको अच्छे तरीके से भोजन मिल सके, उनका लालन पालन पोषण हो सके, और उनको उचित मात्रा में कैलोरी प्राप्त हो सके। क्लियर बात है? जिसमें आप लोग APL, BPL, अंत्योदय कार्ड में सब सुने होंगे, समझे? तो ये किसके अंतर्गत आता है? सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत आता है। क्लियर? ओके, आगे चले। 18 के बाद हम लोग चलेंगे 19 पर क्वेश्चन। ओके, ध्यान दीजिएगा। देखिए 19 नंबर क्वेश्चन समझिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, काफी आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा बबू हमारे। तो कहने का मतलब कि मानव विकास रिपोर्ट क्या है, मानव विकास रिपोर्ट क्या है, और इस टॉपिक को हमने पूरे डीपली पढ़ा है आपको, समझिएगा। कह रहा कि यह यूएनडीपी का मतलब क्या था हमारे? यूनियन नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, थोड़ा समझिएगा। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा तैयार की गई एक ऐसा रिपोर्ट, एक वह रिपोर्ट जिसमें विभिन्न देशों की तुलना लोगों के शिक्षा स्तर, अब बताए थे हम, वहां की शिक्षा, वहां के परिवहन, वहां के बिजली, वहां के प्रति व्यक्ति आय, इन सभी को देख करके किया जाता है। ओके, देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है भैया हमारे, कह रहे कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा एक तैयार की गई वह रिपोर्ट है जिसमें विभिन्न देशों की तुलना लोगों की शैक्षणिक स्तर, स्वास्थ्य स्तर, प्रति व्यक्ति आय के आधार पर किया जाता है। अब तो मानव विकास रिपोर्ट 2004 के अनुसार भारत का जो था वो 126वां रैंक है, लेकिन अभी की बात कीजिएगा तो वो 134वां रैंक पर हम लोग चल चुके हैं। ये स्थिति है। मतलब ये कि एक ये ऐसा रिपोर्ट है जो बताता है कि कोई देश कितना डेवलप है, कोई देश विकासशील है, कोई विकसित है कि कोई पिछड़ा है। और ये कैसे होता है भैया? तो जिस देश का हमको निकालना है वहां लोगों की शिक्षा का स्तर, परिवहन का स्तर, स्वास्थ्य का स्तर, स्कूल कॉलेज का स्तर, सबके अगर स्तर देख लिया जाए, अगर बेहतर है तो समझिए कि वो देश विकसित है, अगर भैया बेहतर नहीं है समझिए कि वो पिछड़ा है और विकासशील है।
भारत की स्थिति दयनीय है, वो पिछड़ा हुआ है भी नहीं है और विकसित भी नहीं है, बल्कि वो विकासशील है, वो धीरे धीरे विकास कर रहा है। हमारा देश अभी भी धीरे धीरे विकास कर रहा है। हमको याद है कि हम ये चीजें बचपन से सुनते आ रहे हैं और पता नहीं कब तक ये करेगा, कब तक ये विकसित होगा, हमको पता नहीं है। ओके, क्लियर बातें, समझ में आ गई बातें? उम्मीद करते कि आपको बातें समझ में आ गई होगी। और जितना सारा क्वेश्चन बता रहे हैं पूरी तरीके से आपको बता रहे कि पूरा कंप्लीट करा लेने के बाद एक भी आपका एग्जाम से क्वेश्चन छूटने वाला नहीं होगा। ओके, थोड़ी सी तबीयत डाउन थी इसलिए बीच में क्लासेस हम आपका नहीं ले पाए। दूसरी चीज ये कि थोड़ी सी देखिए अभी भी आवाजें थोड़ी सी इधर उधर है, लेकिन फिर भी आपके क्लास के लिए कंटिन्यू क्लास चलेंगी, घबराइए नहीं, टेंशन मत लीजिए पूरी तरीके से। और ये आज खत्म करा रहे हैं और इसके बाद ही आपका हम लोग कल की क्लास से पॉलिटी स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, कल की क्लास से पॉलिटी चैप्टर नंबर 1 को हम लोग स्टार्ट करेंगे। क्लियर? आगे चलते हैं थोड़ा सा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ लीजिए। कह रहा क्या बाबू हमारे, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन क्यों किया गया? राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन आखिर क्यों किया गया? इसके पीछे क्या रीजन था? सुनिएगा, थोड़ी सी बात को सुनिए मेरा। तो भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 6 अगस्त 1952 को किया गया था। कब किया गया था? 6 अगस्त 1952 को। किसका गठन भैया? तो राष्ट्रीय विकास परिषद का। अब समझिए, इसका गठन आर्थिक नियोजन की प्रक्रिया को, आर्थिक नियोजन जो है इसकी प्रक्रिया को पूर्ण रूप से करने के लिए नीति या योजना आयोग तथा विभिन्न राज्यों की सरकारी मध्य तालमेल स्थापित करने के लिए किया गया था। मतलब इसका स्थापना क्यों किया गया था? तो भैया नीति आयोग के सरकार के बीच और विभिन्न राज्य के सरकारों के बीच तालमेल को बैठाने के लिए किया गया था। किसका? तो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया था। ओके, आगे चलते हैं। और कह रहा क्या हो कि प्रत्येक पंचवर्षीय योजना का, अब पंचवर्षीय योजना क्या होती है? तो ऐसी योजना जो 5-5 साल के लिए आती है। तो प्रत्येक पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन राष्ट्रीय विकास द्वारा ही होता है। जितनी सारी पंचवर्षीय योजना है वो सब के सब राष्ट्रीय विकास के द्वारा ही उसका अनुमोदन होता है। ओके, क्लियर हुआ यहाँ पे 20 नंबर? समझ में आई बातें? चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं जरा सा। लीजिए, आपका 21 टाइप नहीं हुआ क्या? 21 क्वेश्चन मिसिंग हो गया। देखिए 22 नंबर क्वेश्चन कह रहे कि आर्थिक क्रियाएं किसे कहते हैं? ये भैया हमारे आर्थिक माने रुपया पैसा, क्रिया माने काम, ऐसा काम जौना से रुपया पैसा माल पता ही रोकड़ा मिलेगा उसको क्या बोलते हैं? आर्थिक क्रिया। तो सुनिएगा, कह रहे कि वे सभी क्रियाएं जिनसे हमें आय की प्राप्ति होती है, पैसा की प्राप्ति होती है, हमको धन मिलता है, उसको क्या बोलते हैं? आर्थिक क्रियाएं। अब सुना, तो उन्हें आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। जैसे व्यापार, उद्योग, चिकित्सा, है ना जी, ये सब के सब क्या है? इन सब से पैसे मिलते हैं। इन सभी लोगों से क्या बोलता है? इस सभी चीजों से पैसे मिलते हैं हमको। तो जिस प्रक्रिया द्वारा, जिस क्रिया द्वारा अगर हमको अर्निंग होगी, धन कमाएंगे, पैसे मिलेंगे, उसी प्रक्रिया को, उसी क्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? आर्थिक क्रिया। बोलिए क्या दिक्कत किसी को? क्या ये बातें समझ में आ गया क्या? ये सब 2 नंबर वाले क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ओके, आगे देखते जरा सा। लीजिए 23 नंबर क्वेश्चन, थोड़ी सी क्वेश्चन मिसिंग हो गई बीच में। 23 नंबर देखिए क्वेश्चन, कितना मस्त जबरदस्त क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। कह रहे कि भारत में आर्थिक नियोजन के लिए कौन सी संस्था जिम्मेवार है? इसको हमको क्या कीजिए? समझाएं। ओके, हमें आप समझाने का प्रयास करें। क्लियर? देखिएगा इधर। देखिए इधर, तो कहने का मतलब यहाँ पे क्या है बुआ कि भारत में आर्थिक नियोजन के लिए कौन सी संस्था जिम्मेवार है? कौन सी संस्था भी यहाँ पे जिम्मेवार है? ओके, देखिए इधर, देखिए कह रहा क्या कि भारत में आर्थिक नियोजन के लिए नीति आयोग, जिसका पुराना नाम क्या था? योजना आयोग। ओके,
और नीति आयोग का गठन किया गया था, लेकिन कब? तब यह 15 मार्च 1950 को यह अस्तित्व में आया था। उस समय इसका नाम योजना आयोग था। समझिए, भारत के प्रधानमंत्री इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं। तो नीति आयोग हो या योजना आयोग हो, योजना आयोग तो अब नाम नहीं आएगा, पहले इसका नाम था, अब इसका नाम नीति आयोग हो गया है। और ये बताए, एक एक बातों को डीपली बताए, सबका एक एक बातों को सब्जेक्टिव हम भैया जब पूरे चैप्टर पढ़ाते उसमें बताए हैं। तो इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? तब भैया हमारे प्रधानमंत्री होते हैं। और अगर वर्तमान की बात करेंगे, इसके उपाध्यक्ष तो अरविंद पनगाड़िया है, और अगर अध्यक्ष की बात करेंगे तो नरेंद्र दामोदर दास मोदी है। ओके, अभी की बात करेंगे तो इसके अध्यक्ष कौन है? नरेंद्र दामोदर दास मोदी है। और भैया हमारे उपाध्यक्ष की बात करेंगे तो अरविंद पनगड़िया है। क्लियर? और हमेशा इसके अध्यक्ष, नीति आयोग के अध्यक्ष हमेशा प्रधानमंत्री ही होते हैं। इसका गठन कब किया गया था? तो भैया हमारे 15 मार्च 1950 को। क्लियर? ओके, समझ में आ रही है क्या बात है हमारी? बोलिए हाँ ना, एक बार कमेंट करते चलिएगा जरा सा, समझ में बातें अगर आ रही कि नहीं आ रही है। आगे चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन कि बिहार के पिछड़ेपन को दूर करने के क्या उपाय हैं? हमने इन सभी कारणों को पढ़ा कि क्या कारण है, क्या उसका उपाय है, सभी बातों को हमने पढ़ा। और ये क्वेश्चन आपको पता है कि सब्जेक्टिव में 5 नंबरिया में पूछा जाएगा। तो बिहार के पिछड़ेपन को दूर करेगा, बिहार पीछे काहे है, इसके क्या कारण है, सुनिएगा। इसके कारण देखिए निम्नलिखित है। पहल का जनसंख्या नियंत्रण, पहला क्या है? जनसंख्या नियंत्रण भैया हमारे। दूसरा शिक्षा का प्रसार, शिक्षा का प्रसार भैया बहुत जरूरी है। बाढ़, ओके भैया हमारे, अगर हम जनसंख्या पर कंट्रोल करेंगे तो शायद हमारे यहाँ भैया बिहार पीछे उतना नहीं रह पाएगा। दूसरी चीज है कि जनसंख्या पर नियंत्रण का मतलब ये शिक्षा का प्रसार। शिक्षा का प्रसार, अगर लोगों के बीच ये बातें समझ में आ जाएगी कि 5-5 गो लड़का करना अच्छा बात नहीं है, तो भैया हमारे वो तो पहले ही ये इससे इहो क्या हो जाएगा, डिफ्यूज हो जाएगा। इससे भी आपका कहानी खत्म हो जाएगा इसका। उसके बाद बाढ़ पर नियंत्रण, बाढ़ पर और सुखाड़ पर नियंत्रण, तो भैया काफी हमारे यहाँ बहुत ही स्थिति दयनीय है। तो बाढ़ पर काबू करना, ये सुखाड़ पर काबू करना भैया हमारे क्या है, तो ये एक प्रकार की हमारी जिम्मेदारी है। जब तक करेंगे नहीं तब तक बिहार भैया आगे बढ़ने वाला नहीं रहेगा नहीं। तभी बिहार आगे बढ़ सकता है भैया जब हम इन सभी बातों को फॉलो करेंगे, केवल पढ़ने से होने वाला नहीं है। अब सुना, उद्योगों का विकास, हमारे यहाँ कल कारखाना कंपनियां ही तो नहीं है ना, है ना जी। बाकी इसमें अगर आपकी इच्छा हो तो जोड़ लीजिएगा, नेताओं का राजनीतिक चपलूसबाजियां, ये जोड़ सकते हैं आप इसमें, समझे। और आम आदमियों की गधेबाजियां, आम आदमी भी इसमें भैया हमारे, आम आदमी सबको नहीं बताए, कुछ लोग ऐसे चूतिए लोग होते हैं, कंपनी आगे खुलेगी तो जाकर उसे लगेगा ईमानदारी तो सुन ले, समझे इस बातों को। तो हम लोगों में भी कहीं ना कहीं कमी है, हम लोगों को भी अपने आप से सुधरना पड़ेगा और पूरे अपने राज्य को अपना घर मानना पड़ेगा। और जब तक हम अपने राज्य को अपना घर नहीं मानेंगे तब तक भैया मोरे बिहार राज्य आगे नहीं बढ़ सकता है। और आपको बताएं, एपीजे अब्दुल कलाम साहब बोले थे कि जब तक भैया हमारे बिहार आगे नहीं बढ़ेगा तब तक देश आगे नहीं बढ़ेगा। हालांकि पहले के अकॉर्डिंग में अगर आज तुलना किया जाए तो बिहार बहुत ज्यादा आगे है। बिहार में अगर विकास की दर की बात करेंगे तो 11.03% है अभी। और बात करेंगे सबसे अच्छे सबसे बेहतर राज्य की, गुजरात की, तो 11.04% है। ये स्थितियां है, हमारा बिहार बहुत तेजी से ग्रोथ कर रहा है। क्लियर? ओके, आगे चलते हैं, थोड़े से देखिएगा आगे। वो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर देख लीजिए जरा। 25 नंबर है, मतलब 24 नंबर कह दीजिए इसको। क्लियर? अब सुना, तो कहना क्या कि बिहार राज्य के पिछड़ेपन के किन्हीं 4 गो कारण का नाम लिखिए। अब बिहार के पिछड़ेपन के उपाय तो हमने बता दिया, लेकिन भैया आखिर हुआ क्या है, इसके कारण बताओ। बिहार के पीछे होने का कारण बताइए हमको क्या है। तो बिहार राज्य के पिछड़ेपन के निम्नलिखित कारण है, और देख लीजिए क्या कारण है। पहल का अशिक्षा, हमारे यहाँ शिक्षा की कमी है, और रियल बात में शिक्षा की कमी है। कहने का मतलब ये कि हमारे यहाँ केवल डिग्री धारक लोग हैं, केवल बीए कर लिए हैं लोग, फिजिक्स ऑनर्स से लोग, बीएससी कर लिए हैं लोग, या केमिस्ट्री ऑनर्स से लोग, मैथ ऑनर्स से लोग। लेकिन पूछेगा बउआ मोरे कि मैथ ऑनर्स के मैंने लिखा तो नहीं आएगा, साइकोलॉजी के मैंने लिखा नहीं आएगा,
चचा बीए है, क्या तो चचा दिल्ली थे, आज जब बीए पार्ट 1, बीए पार्ट 2, बीए पार्ट 3, बीए पार्ट 4 के अगर एग्जाम हुआ तो आगे एग्जाम देने, समझ रहे हैं, आगे चलेगा। तो ये भैया हमारे शिक्षा की बहुत कमी है। अगला हो जनसंख्या। जनसंख्या में ये मरे कि एक व्यक्ति के 5-5 को लड़का छेड़ देता है लोग। ला अब बताओ, 4-4, 5-5 को लड़का भैया हमारे जिस फैमिली में होगा, क्या वो फैमिली आगे बढ़ पाएगी? और इस तरीके से पूरे धीरे धीरे पूरे बिहार की फैमिली, तो पूरे बिहार एक फैमिली है ना जी, तो पूरा बिहार नहीं आगे बढ़ पाएगा। केवल हम लोग मजदूर पैदा करते हैं, मजदूर पैदा करते हैं हम लोग, समझे, और ये हम ही लोग करते हैं मजदूर पैदा, याद रखिएगा। तो भैया हमारे जनसंख्या पर कंट्रोल कीजिए। हमारे यहाँ घर में कौन सुन ही नहीं रहा, भैया के भाभी के एगो लड़का एगो लड़की हो गया, लेकिन कौन सुन ही नहीं रहा है घर में, हमारा चिल्ला रहे हैं, लेकिन एगो और अरे का एगो और भाई, भूड़ फुटल है कि निकलते जा ना। एक लड़का एक लड़की, आज जानते गांव में डायलॉग का मारता है लोग, एक गोले के कोनो लड़के हा। अब बताइए तो भैया वो क्या है, एगो लड़का नहीं है तो भैया वो क्या है? कतना भगवान के दरवाजा पे आप घूमी है, तब एगो लड़का आपको प्रभु दिए हैं। बताइए, ये स्थितियां हैं, क्या कीजिएगा हमारे यहाँ भैया हमारे। तो भैया हमारे सबसे बड़ी चीज है कि उन लोगों को शिक्षित क्यों दीजिएगा, तो ये भी कंट्रोल हो जाएगा। ओके, आगे चला। आप देखा नहीं जो लॉकडाउन में इतना हिला दिया लोग, लॉकडाउन में ये चाइना पीछे, लॉकडाउन में इतना हिला दिया कि चाइना पीछे हो गया, देख लो स्थिति। ओके, आगे चला। तीसरा क्या हुआ कारण, तो तकनीक का अभाव। हमारे यहाँ टेक्निक की बहुत कमी है, और अगर किसी के पास स्किल है भी तो उसको आगे बढ़ने का मौका नहीं मिलता है, समझे, आगे चलिएगा। एक आपका वो हमारे पूंजी एवं आधारिक संरचना का अभाव। पूंजी है भैया नहीं है तो खेती बाड़ी, चाहे कोई उद्योग, कल कारखाना, कंपनी कहां से करेंगे? खुद ही हम लोग पहले से गरीब है ना। लेकिन आज बिहार सरकार, राष्ट्रीय प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री उद्यमी योजना, अनेक प्रकार के सरकार योजना निकाल रही युवाओं के लिए, और युवाएं आगे रोजगार कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। क्लियर, पहले से बिहार बहुत विकास कर रहा है। क्लियर, आगे चलते हैं, थोड़ी सी अगला क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा, ये चलिएगा, लीजिए भैया और देखिए क्या कह रहा है, थोड़ा सुनिएगा। कह रहा क्या हुआ कि गरीबी, देखिए भैया हमारी गरीबी को जन्म देती है कैसे? गरीबी को जन्म देती है भैया हमारे, ये कैसे? ओके, तो देखिएगा, गरीब इसलिए गरीब है कि इनमें गरीबों के कारण उनकी आय कम होती है। सिंपल बात है, गरीब के पास भैया मजदूरी करेंगे तो आय कहां से 4 गुना हो जाएगा, कम मिलेगा। अब सुनना, अशिक्षा है उनके पास, अशिक्षा और अज्ञानता के कारण बच्चों की पैदाइशी अधिक होती है। आप देखिए गरीब घर में जाके, बड़े बड़े जितने सारे लोग शिक्षित परिवार लोग हैं, वो एगो लड़का किया तो सही है, हार्ड दूगो, एगो हो गया तो सही है, हार्ड दूगो, तीसरा भैया हमारे उन लोगों का नामो निशान, क्योंकि उनकी फैमिली एजुकेटेड है, वो जानते कि हम अपने 4 गो लड़का करेंगे तो 4 को पोसेंगे पालेंगे कहां से। अब तो एगो बात बताओ, हमारे लड़का 5 गो हो जाएगा, और कहने को मेहरारू, और वो भौस में मेहरारू बजेगी, और देखा लोग वो मोटरसाइकिल, तो कहाँ बैठाएंगे? मेहरारू को बैठाएंगे कि लड़के को बैठाएंगे? कैसे लेके जाएंगे भाई? तो तू बताओ, हम मजदूर आदमी, और बताइए कि एगो मेहरारू भौस आज 4-5 गो लड़का एगो मोटरसाइकिल पर जाएगा नहीं, तो स्कॉर्पियो करा ससुराली जाने के लिए भैया। अब जब साली के बिया होगा ससुराली जाएंगे तो स्कॉर्पियो तो करेंगे, क्या भैया हमको दिखाना भी है कि देखो हम जीजा है, कमाते ढेर है, लेकिन है कुछ नहीं, खोखा, समझ रहे हैं? तो भैया अब बताओ कि उसके लिए हमरे को 2000-3000 रुपया लगाना पड़ेगा पहले तो स्कॉर्पियो में। इससे अगर एगो लड़का रहेगा, एगो लड़की, और वाइफ एकदम मस्त दुबली पतली रहेगी, तो क्या होगा? मोटरसाइकिल पर चुप से बैठा के लेके चल जाएंगे, 100 रुपए का तेल लगेगा, ऐसे 2000 तो 19 रुपया बच्चा। अगर ये जीवन काल में, अगर 20 साल में, अगर भैया हमारे, अगर हम 50 बजा रहे हैं, तो 50 में होने से गुना करो कितना का पैसा बच जाएगा, समझ रहे हैं? इतना पैसा बचा के आप एक रूम बनवा लीजिएगा, समझे बातों को, कैलकुलेशन निकालिए। अब समझा, तो अशिक्षा और अज्ञानता के कारण बच्चों की पैदाइशी अधिक होती है। हमारे यहाँ बहुत अधिक बच्चे पैदा होते रहते हैं, समझे? आप लोग देखें ना, गांव में लोग, जिसका एक लड़का हो गया भैया, वो बर्थडे मनाएगा, गरीब लोग बर्थडे मनाएगा। अब बर्थडे में क्या होता है कि वो नाच करेगा लोग,
10,000 रुपया रखा है, वही में नाच कर देगा। और नाच करेगा भैया तो जाके फलानी यहीं से जाके काजा उठा के ले आएगा, भले घर का छत टपकता रहे, लेकिन वो भैया नाच बर्थडे में करेगा। ये स्थिति है। तो उनके पास ब्रेन ही नहीं है, शिक्षा ही नहीं है। तो शिक्षा की कमी है भैया मोरे, है कि नहीं है। आगे चला, अब कहेंगे फलता उनकी अगली पीढ़ी अधिक गरीब हो जाती है। और बताओ कि हम ही गरीब, आचार्य को लड़का हमको पैदा करेंगे तो और अगला पीढ़ी गरीब होगा। ओके, तो इसीलिए कहा था कि गरीबी क्या होती है, गरीबी को जन्म देती है। समझे। तो किसी ने अच्छा बात बोला भैया कि गरीब पैदा होना हमारे बस की नहीं है, लेकिन गरीब मरना ये भी हमारे बस की नहीं है। भैया मरे तो हमें अमीर बनना होगा, हमें ताकतवर बनना होगा, हमें पावरफुल बनना होगा और हमें देश की सेवा करना होगा। ये हम कर सकते हैं। पैदा तो हो गए गरीब, लेकिन अगर गरीब मर जाएंगे तो लानत है ऐसी जिंदगी पर, लानत है ऐसी जवानी पर, जो हमको गरीब ही मार डालेगी। आगे चलते हैं हमारे और इस जमाने में। अब चलिएगा, तो कह रही गरीबी का कुचक्र अनवरत चलता रहता है। कुचक्र माने भैया हमारे उस देखिए उसका अनवरत में लगातार, कुचक्र में उसका प्रभाव लगातार चलते रहता है। और इसका अर्थ ये हुआ कि गरीबी जो है वो गरीबी को जन्म देती है। हम गरीब 4 गोली का पैदा कर लेंगे तो गरीबी रहेगा, अमीर कहां से हो पाएगा। एगो जाएगा दिल्ली, एगो साटेगा पंचर, एगो बेचेगा स्क्रीन, एगो मोमो की दुकान खोलेगा, कैसे अमीर होंगे। लेकिन अगर एक ही रहेगा, एक ही को पढ़ाएंगे, ऑफिसर बनाएंगे तो धड़ाक से क्या अमीर हो जाएंगे। तो गरीबी खत्म हमारी, समझ रहे। तो इसीलिए कहा गया है कि गरीबी गरीबी को क्या करती है, जन्म देती है। क्लियर। ओके, आगे चले। चलिए देखिए, तो आपका ऑलमोस्ट ये चैप्टर के जितने सारे क्वेश्चन आपका बनने वाले थे, हमने इस चैप्टर का 25 क्वेश्चन बताया। और उस 25 क्वेश्चन में से ऐसा हमें नहीं लगता कि अगर पूरा आप लोग देख लिए तो एक भी आपका क्वेश्चन एग्जाम में छूटने वाला है। एक भी आपका एग्जाम में क्वेश्चन नहीं छूटेगा वो हमारे, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ये आपका चैप्टर 1 से 25 क्वेश्चन है। क्लियर। ओके, तो मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे लाल लालियों को बता दें यहाँ पे कि जो लोग हमारे चैनल पर नए होंगे, पहले वो थोड़ी सी हमारे चैनल को वो हमारे सब्सक्राइब करना, ये आपकी ये मौलिक कर्तव्य है। अगर आप लोग भैया हमारे डेली फ्री में पढ़ना चाहते हैं तो लाइव रिकॉर्डेड बहुत सारी चीजें पढ़ना चाहते हो, चाहे 10th में हो, 11th में हो, 12th में हो, 9th में हो, 8th में हो, किसी भी क्लास में हो या कंपटीशन के हो, तो आपको डेली फ्री में आप लाइव पढ़ सकते हैं, रिकॉर्डेड भी पढ़ सकते हैं। ओके, तो भैया हमारे मेरे चैनल को अगर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और शेयर तो करना भैया हमारे आपका कर्तव्य है। और मेरे चैनल का नाम क्या है, द पायनियर क्लासेस। बाकी तो आप सब जानते ही हैं मुझे। क्लियर। तो इसी के साथ हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक बैठ टेक केयर, सभी सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, राधे राधे।